हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 8 कराने जा रही हूँ कॉस्ट का, जो कि है ओवरहेड्स, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोल रखा है कि प्रॉब्लम्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है। हमने जब पहले वाला चैप्टर किया था ओवरहेड्स वाला, तो उस केस में क्या था, हमने सिर्फ ये देखा था कि किस तरह के ओवरहेड्स होते हैं, उनको किस किस पार्ट्स में किस तरह से क्लासीफाई किया गया। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि जो भी ओवरहेड्स होते हैं उनको किस तरह से किसी भी एक कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट्स पर एलोकेट किया जाता है, या फिर उनका अपॉर्शनमेंट किया जाता है, या फिर अब्जॉर्प्शन किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। अब प्रॉब्लम्स क्या आती है डिस्ट्रीब्यूट करने में ओवरहेड्स को। पहली प्रॉब्लम ये आती है कि अगर जैसे जो भी ओवरहेड निकल कर आया है, ठीक है, अब वो ओवरहेड का जो खर्चा होता है ना, वो एक तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस की तरह होता है। उसमें क्या होता है कि आप किसी भी एक कॉस्ट सेंटर को नहीं बता सकते कि ये वाला जो कॉस्ट सेंटर है इसमें से ये खर्चा निकल कर आया है। किसी भी एक कॉस्ट सेंटर या किसी भी एक पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट पर आप उसके खर्चे को एलोकेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, या तो रेशियो में जो है इसका जो है अपोर्शनमेंट कर दिया जाता है, या फिर इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एलोकेशन भी कैसे होता है, पूरे के पूरे ऑल आइटम का किस तरह से एलोकेशन किया जाएगा, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले इन्होंने बोला कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ओवरहेड्स का कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट सेंटर पर, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग मैकेनिज्म है उसमें हम किस तरह से इसको लिखेंगे या किस तरह से इसकी ट्रांसैक्शन करेंगे कि एक स्मूथ ऑपरेशन बना रहे कॉस्ट अकाउंटिंग मैकेनिज्म में। जो प्राइम कॉस्ट होती है, जिसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिनको हम डायरेक्टली एलोकेट कर देते हैं किसी भी कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर पर, जो कि इजिली आइडेंटिफाई हो जाती है कि हाँ, ये वाला जो खर्चा है ये इस कॉस्ट सेंटर या इस कॉस्ट यूनिट से रिलेटेड है। बट अगर हम ओवरहेड की बात करें तो जो एक्सपेंसेस होते हैं प्राइम कॉस्ट के अलावा, इन्होंने बोला द एक्सपेंसेस ओवर एंड अबव प्राइम कॉस्ट, जो प्राइम कॉस्ट के ऊपर है, तो वो जो खर्चे हैं ना, वो वाले खर्चे एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि इनको किस कॉस्ट सेंटर पर या फिर किस कॉस्ट यूनिट पर जो है एलोकेट किया जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो खर्चे होते हैं ना, डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किस कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड है, या फिर हम कह सकते हैं कॉस्ट यूनिट से रिलेटेड है। सो यहाँ पर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ अ जॉब और एक्टिविटी और डिपार्टमेंट, these costs needed to be distributed to various cost units or cost centers on some suitable basis। अब इसमें क्या होता है कि जो भी कॉस्ट हैं, जो भी आपके खर्चे हैं, उनको क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कुछ सुटेबल बेसिस के ऊपर कि क्या बेस हम उसका लेकर चलेंगे। जैसे कि मान लो कुछ कैंटीन के एक्सपेंसेस जो हैं वो बियर करती है कंपनी, तो वो जो कंपनी कैंटीन के एक्सपेंसेस बियर कर रही है, अब वो किस तरह से उस एक्सपेंसेस को एलोकेट करेगी। उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। मान लो 4 डिपार्टमेंट है उनके पास, और 4 डिपार्टमेंट में वो क्या करते हैं, कैंटीन सर्विसेज देते हैं, कैंटीन के ऊपर खर्चा करते हैं। अब उस केस में क्या होगा, अब ये खर्चा तो देखो चारों डिपार्टमेंट के ऊपर लाई होता है, किसी एक कॉस्ट सेंटर या किसी एक जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर हम नहीं लगा सकते कि सारा का सारा खर्चा इस वाले पर कर दो क्योंकि इसका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, इसका एक जो है हम लोग ऑल्टरनेटिव लेके चल लेते हैं कि बेसिस, एक कह सकते हो कि बेसिस लेकर चल लेते हैं कि हम ऐसा करते हैं जितने भी नंबर ऑफ वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे ए डिपार्टमेंट में मान लो 100 वर्कर काम कर रहे हैं तो उनके 100 के हिसाब से ही उनका खर्चा डिस्ट्रीब्यूट होगा। बाकी अगर सेकंड डिपार्टमेंट में वही जो है 50 बंदे काम कर रहे हैं तो 50, मतलब एक रेशियो निकाली जा सकती है एक बेसिस के ऊपर कि जैसे बेसिस क्या लिया हमने, नंबर ऑफ वर्कर्स ले लिए कि कितने कितने वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी बेसिस एक सुटेबल बेसिस को लेकर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। Thus, necessary steps or plans are taken for distribution of overhead to cost units or cost centers। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम कैसे होगी अगर प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। तो सबसे पहला इन्होंने बोला क्लासिफिकेशन एंड कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। सबसे पहले आप जो हैं ओवरहेड्स को क्लासीफाई करोगे, उनको कलेक्ट करोगे कि किस किस तरह के ओवरहेड हैं। दूसरा,
एलोकेट और अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, जो भी ओवरहेड्स है उनको एलोकेट करोगे और अपोर्शन करोगे किस किस डिपार्टमेंट्स में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और सर्विस डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है रीअपोर्शमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये एक तरीके से ना प्रोसेस है, जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर जो है अपोर्शनमेंट होगा या फिर जो है एब्जॉर्प्शन होगा ओवरहेड्स का, ठीक है। फिर दोबारा से जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो हमने यहाँ पर अपोर्शनमेंट किया था ना, वो सर्विस डिपार्टमेंट वाले को दोबारा से जो है रीअपोर्शन करोगे टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग डिपार्टमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर मैं मान लेती हूँ मेरे पास कितने डिपार्टमेंट हैं, 4 डिपार्टमेंट हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। ये तीनों जो हैं वो रिलेटेड है हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, और ये वाला जो है ये रिलेटेड है हमारा सर्विस डिपार्टमेंट से, ठीक है। मैं ये मान के चलती हूँ। अब देखो, अगर मान लो इन तीनों डिपार्टमेंट का, तो सबसे पहले हमने क्या करा, जो ये ओवरहेड्स है इनको हमने क्लासिफाई करा, उसके बाद कलेक्ट करा, ठीक है। सेकंड वन इज कि हमने इनको क्या कर दिया, अपोर्शन कर दिया, ठीक है। जितना भी खर्चा हुआ है इन सब में अपोर्शन कर दिया। मान लो 1000 इसका था, 1000 इसका था, 1000 ही इसी का था और 1000 भी इसका। पहले हमने अपोर्शन कर दिया खर्चे को। दूसरा इन्होंने बोला कि जब खर्चा जो है अपोर्शन हो जाएगा दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर, यानी सर्विस डिपार्टमेंट में भी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी, तो जो सर्विस डिपार्टमेंट वाला जो होगा उसको दोबारा से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन कर दिया जाएगा, यानी रीअपोर्शन करेंगे। अब ये जो 1000 रुपये है ना, अब ये वाला 1000 रुपये हमें इन तीनों में फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जैसे मान लो मैं इसकी रेशो ले लेती हूँ 2:2:1 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो यानी 2:2 जो रेशियो है वो एक ही है, बी की भी 2 और सी की 1 रेशियो। अब 1000 को मैं 2:1 की रेशियो में अगर डिवाइड करती हूँ तो कितना आ जाएगा, 400, ठीक है। यानी अब ये वाला जो खर्चा है, इसका जो कॉस्ट है या ओवरहेड है सर्विस डिपार्टमेंट का, वो अब हमें 3 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देंगे। कितना आया एक डिपार्टमेंट का, 400, इसका भी 400 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 200। क्लियर है इतनी बात सबको, इस तरह से हो जाएगा। फिर लास्ट इन्होंने क्या बोला, देखो, अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन कॉस्ट यूनिट्स। फिर अब्जॉर्ब कर लेंगे सारे ओवरहेड्स को जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है। अभी जो प्रोसेस है कलेक्शन क्लासिफिकेशन वाला, ये जो है एक तरीके से कलेक्शन और क्लासिफिकेशन वाला प्रोसेस तो हमने वहाँ कर लिया पहले वाले चैप्टर में। अब आगे जो है हमारा एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन वाला, वो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब डेफिनेशंस देखो, सबसे पहले कॉस्ट एलोकेशन की डेफिनेशन क्या है कि द एलोटमेंट ऑफ होल आइटम्स, जितनी भी आइटम्स हैं कॉस्ट की, उनका अलॉटमेंट करना कॉस्ट सेंटर पर और कॉस्ट यूनिट्स पर, ठीक है। अपोर्शनमेंट में क्या होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो जो अलॉटमेंट है, प्रोपोर्शंस में जो अलॉटमेंट की जाती है किसी भी कॉस्ट की, कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट यूनिट्स पर, तो वो होगी आपकी कॉस्ट अपोर्शनमेंट। अब ओवरहेड अब्जॉर्प्शन क्या है, जितना भी जो प्रोसेस लगता है अब्जॉर्बिंग में, ओवरहेड कॉस्ट एलोकेट की गई है या अपोर्शन की गई है ओवर अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाय यूनिट्स प्रोड्यूस, जितना भी यूनिट प्रोड्यूस हुआ है तो उसको क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इसके बीच में एक डिफरेंस दे रखा है एलोकेशन में, अपोर्शनमेंट में और अब्जॉर्प्शन में। एलोकेशन जो है कॉस्ट की, उसके अंदर क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आप जो है टोटल जो एक्सपेंडिचर होता है ना, उसको आप किस पर चार्ज करते हो, कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट पर, और होल पूरा का पूरा चार्ज कर देते हैं एलोकेशन के अंदर, ठीक है। जितना भी निकल कर आता है, जितना भी कॉस्ट होती है, वो पूरी की पूरी किसी एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पर जो है एलोकेट हो जाती है। सेकेंड वन इज अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स में क्या होता है कि जो भी कॉस्ट है उसको एक प्रोपोर्शन, एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मैंने अभी दिखाया था, अगर जो 1000 वाले जो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे
चारों डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो भी किसी ना किसी बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन होगा उनका, ठीक है, कि कोई रेशियो होगी, इक्वल रेशियो होगी, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। फिर आगे हमारी रेशियो क्या बन गई थी, 2:2:1, ठीक है। नेक्स्ट है पोर्शन एब्जॉर्प्शन। Next, absorption of overheads takes place only after the allocation and apportionment of overhead expense. जब आपका allocation हो जाएगा, apportionment हो जाएगा, तो उसके बाद वाला जो process होगा वो आपका होगा absorption of overheads का। अगर हम simple terms में बात करें तो overhead cost are either allocated, या तो वो allocate होंगी या फिर apportionment होंगी ओवर डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स पर या कॉस्ट यूनिट्स पर, देयर आफ्टर, उसके बाद ही किसी एक सुटेबल बेसिस पर उनको क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स, एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस functions differ from each other and are performed by different departments within the factory premises. In those organizations where such divisions for various functions are established, they may be related to actual production of goods while others may be providing services thereto. इन्होंने क्या बोला है कि बहुत सारे प्रोडक्शन जो हैं प्रोसेस चलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलते हैं, ठीक है, और अलग अलग होते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं इनको परफॉर्म करने के लिए एक फैक्ट्री के अंदर। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह से करती हैं तो वो क्या करती हैं, वेरियस जो फंक्शंस होते हैं उनके, जो भी उनको काम करने होते हैं, उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देती है। तो उसके बाद ये जो फंक्शंस होते हैं ये आपके एक्चुअल प्रोडक्शन से भी रिलेटेड होते हैं, क्योंकि फंक्शन तो एक्चुअल प्रोडक्शन करना भी है, साथ ही आपके किसी सर्विस से रिलेट भी हो सकते हैं। जैसे सर्विसेज मान लो, जैसे कैंटीन की कुछ सर्विसेज देते हैं, या रिपेयर्स जो है प्लांट एंड की जो रिपेयर्स होती है प्लांट मशीनरी वगैरह की, ठीक है, स्टोर कीपिंग की सर्विसेज होती हैं, तो इन सर्विसेज के अंदर भी उनको डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, जो फंक्शंस हैं। अगर हम ये कहें कि फॉर स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एक्टिविटीज द फैक्ट्री में बी डिवाइडेड इनटू डिविजन्स एंड सब डिविजन्स रेफर्ड टू एज डिपार्टमेंट्स। इसमें क्या होता है, फैक्ट्री की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए फैक्ट्री जो है वो अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो डिविजन्स करती है, तो हम उसको बोलते हैं कि डिविजन्स कर दिया, और सब डिविजन्स यानी उनके डिविजन्स के भी अंदर डिविजन्स कर देती है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला जो एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट होगा ओवरहेड्स का, वो प्रोडक्शन और सर्विस दोनों डिपार्टमेंट पर होगा। जब दोनों डिपार्टमेंट पर होगा तो उसको हम बोलेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है, ओवरहेड्स का डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि डिपार्टमेंटलाइजेशन को हम अपॉर्शनमेंट भी एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है, उनका दोनों का मतलब भी यही है कि डिवीजन करना, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिवीजन है फैक्ट्री का इनटू सब डिवीजन, और सब डिवीजन में हो जाता है, सो दैट ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट्स अ डिवीजन ऑफ एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो डिपार्टमेंट्स हैं फैक्ट्री के अंदर उनको भी दोबारा से कैटेगराइज किया जाता है, ये बताया जाता है कि ये जो है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है और ये वाले जो डिपार्टमेंट हैं ये सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है। आगे देखो कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, उनके अंदर जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है ना मैनुअली, वो किया जाता है, और वो भी मैनुअली भी हो सकता है और मशीन्स के द्वारा भी हो सकता है। किसी भी कॉमोडिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं या आर्टिकल्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो किसी भी प्रोडक्शन के लिए इंगेज नहीं है, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर नहीं आता, डायरेक्टली तो बिल्कुल भी नहीं आता, एक तरीके से इनडायरेक्टली का आप काम कह सकते हैं, जैसे कि रिपेयर्स वगैरह का काम हो जाता है तो वो सर्विस डिपार्टमेंट है, या आपकी ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो भी सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर आएंगी, तो वो सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एलोकेशन ऑफ ओवरहेड और अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, ये दोनों चीज़ें देखो। एलोकेशन में क्या होता है, होल आइटम जो है डायरेक्टली आप कॉस्ट सेंटर पर जो है एलोकेट कर देते हो, उनके ऊपर थोप देते हो कह सकते हो, ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब पर, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस पर, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर। जो नेचर है इस एक्सपेंस का उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एलोकेट कर सकते हो किसी भी कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट पर, लेकिन जो आपका अपॉर्शनमेंट वाला जो केस होता है उसमें क्या होता है कि आप उसको जो है एलोकेट नहीं कर सकते, आप किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एलोकेशन के लिए एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि अगर आपने सैलरी पे की है फॉरमैन को ऑफ अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई एक वर्कर था जिसको हमने सैलरी दी है। सिमिलरली सैलरी ऑफ सेल्स मैनेजर की सैलरी गई है तो वो सेल्स डिपार्टमेंट पर ही एलोकेट होगी। कोई अदर एग्जांपल्स देखो, जैसे स्मॉल टूल्स हैं, आइडल टाइम कॉस्ट है या ओवर टाइम है या डेप्रिसिएशन है मशीनरी का, इनकी जो फुल कॉस्ट है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एलोकेट कर सकते हैं उससे रिलेटेड वाले जो कॉस्ट सेंटर्स हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट है अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। अपोर्शनमेंट में क्या है कि जो अपोर्शन कर रहे हैं यानी एक पर्टिकुलर किसी भी एक स्पेसिफाइड बेसिस के ऊपर आप क्या करते हो, जो कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। ठीक है, अब जैसे इसका जो है ना बेस, ये देखो एग्जाम्पल, रेंट ऑफ अ फैक्ट्री इन एन एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस विच कैन नॉट बी एलोकेटेड टू एनी वन डिपार्टमेंट। जैसे फैक्ट्री का जो रेंट है वो दिया जा रहा है तो वो आप किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर नहीं बता सकते कि भाई ये डिपार्टमेंट है इसके ऊपर कर देते हैं। वो तो सारे डिपार्टमेंट उस फैक्ट्री के अंदर ही हैं, तो एक डिपार्टमेंट के ऊपर उसको एलोकेट नहीं किया जाता। तो ये क्या होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग शेयर किया जाता है। और किस बेसिस पर शेयर किया जा सकता है, फ्लोर एरिया बेसिस पर। किस डिपार्टमेंट को काम करने के लिए ज़्यादा एरिया मिला हुआ है, कितना एरिया मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाता है। आगे देखो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। हम इसको यहाँ से देखेंगे। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है कि अपोर्शन करना है आपको ओवरहेड को टू डिफरेंट कॉस्ट सेंटर, डिफरेंट कॉस्ट सेंटर पर। सेकंड जो होता है वो आपने क्या करना है, अपोर्शन करना है जो सर्विस कॉस्ट सेंटर के हैं। जो मैंने आपको बताया था डी वाला सर्विस कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड था, तो उसको हमने क्या कर देना है, दोबारा से रीअपोर्शन कर देना है। किसके ऊपर, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर के ऊपर, इक्विटेबल बेसिस के ऊपर। फर्स्ट स्टेप को जो हम बोलते हैं, जो हम पहली बार करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने हजार 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 वाला किया था, तो उस स्टेप को क्या बोलोगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। और जो सेकंड स्टेप किया था, जो 1000 रुपये डी वाले के थे, वो हमने 400 और 200 में डिवाइड किए थे, उनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उनमें आ सकता है, तो ये लिख लेना, अच्छे से पढ़ लेना इसको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, आप वैसे एग्जाम्पल देकर भी बता सकते हो। ठीक है, आगे देखो, बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। यहाँ पर बेसिस बता रखे हैं, आप कह सकते हो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है। सबसे पहला देखो, परसेंटेज और प्रोपोर्शन रिलेटिव टू डिपार्टमेंटल वैल्यूज ऑफ बिल्डिंग्स एंड प्लांट्स। अगर कोई भी जो है बिल्डिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, इनकी वैल्यूज देखनी है, उनकी कॉस्ट है, तो उस केस में क्या होगा, आप किसके बेसिस पर जो है इनका पोर्शन करोगे। आप कर सकते हो रेंट, अगर रेंट चार्ज कर रहे, जैसे रेंट जो होता है ना वो लिया जा रहा है, या फिर आपका जो है यहाँ पर डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ इंक्लूडेड इन कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोर एरिया ऑफ डिपार्टमेंटल बिल्डिंग्स। अगर फ्लोर एरिया के हिसाब से किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये देखो यहाँ पर ना एक टेबल बनी हुई है, मैं आपको उसके हिसाब से बताती हूँ। देखो, ओवरहेड्स हैं, बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट है और रिमार्क्स ऑल्टरनेटिव। अगर जैसे ये वाले बेसिस नहीं मिलते हैं तो आप उनकी जगह ये वाले बेसिस का यूज़ कर सकते हो। पहले मैं ये टेबल बता रही हूँ, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, फिर आपको ढंग से क्लियर हो जाएगा। पहला है कंज्यूमेबल स्टोर्स। जैसे कंज्यूमेबल स्टोर है तो उनका डायरेक्ट एनालिसिस हो जाता है कि हाँ, तो इनको सिर्फ नॉर्मली आप एलोकेट करोगे। ठीक है, जितने भी एक्चुअल में इनकर्ड हुए होंगे। नेक्स्ट है मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, मटेरियल को हैंडल करने के चार्जेस। तो उसके हिसाब से आप क्या देखोगे, वेट ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि मटेरियल हैंडलिंग के जो चार्जेस हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मटेरियल पहुंचता है, तो उनके हैंडलिंग के जो चार्जेस होंगे उसके हिसाब से आप किस बेसिस पर उनको जो है आप पोर्शन करोगे, वेट ऑफ मटीरियल्स। ऐसे ही स्टोर सर्विस है, आपकी स्टोर कीपिंग की सर्विसेज हैं, उनके जो खर्चे हैं उनको वैल्यू ऑफ स्टोर इशू, कितना आप जो है वैल्यू जो है उसका इशू कर रहे हो स्टोर में से। नेक्स्ट है रेंट एंड रेट्स। वही बात है, अगर रेंट है या रेट है तो आप किसके हिसाब से करोगे, फ्लोर स्पेस। ठीक है, कितना स्पेस ले रखा है। या दूसरा यहाँ पर देखो, कैपिटल वैल्यूज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के कितनी कैपिटल वैल्यू है, जो हम फर्स्ट पॉइंट कर रहे थे ना, परसेंट ऑफ प्रोपोर्शन रिलेटिव टू डिपार्टमेंटल वैल्यूज ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट, ये थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक लाइट, तो वो टेक्निकल एस्टिमेट से हैं। ठीक है,
कितना टेक्निकल एस्टिमेट करोगे उस हिसाब से आप उसको जो है अपोर्शन कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं मिलता टेक्निकल एस्टिमेट, तो उस केस में आप क्या करोगे, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, कितने नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स हैं वो चेक करोगे। फ्लोर स्पेस भी चेक कर सकते हो, आर्स यूज, यानी वो वाला जो फ्लोर स्पेस है वो कितने घंटे कौन सा डिपार्टमेंट यूज़ कर रहा है वो देख सकते हो। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पावर के अंदर आप टेक्निकल एस्टिमेट लगा सकते हो, ठीक है। फिर उसके किलोवाट आवर को चेक कर सकते हो। और दूसरा जो है, जो आपका ये है अकॉर्डिंग टू रिस्क इन्वॉल्व, कितना रिस्क इन्वॉल्व है उसके हिसाब से। नेक्स्ट आई थिंक रिस्क इन्वॉल्व जो है वो फायर इंश्योरेंस का है, उसका नहीं है, ठीक है। फायर इंश्योरेंस ऑन प्लांट्स है तो वैल्यू ऑफ प्लांट्स देखोगे, ठीक है, कितने वैल्यू के प्लांट्स हैं। दूसरा रिस्क कितना इन्वॉल्व हो रहा है उस इंश्योरेंस को लेकर। फिर प्लांट रिपेयर्स के में क्या होगा, कौन सा प्लांट रिपेयर हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका जो है एलोकेट करोगे। इस तरह से सब कुछ दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक वर्ड आ रहा था कि आपका टेक्निकल एस्टीमेट क्या होता है, वो वर्ड मैं यहाँ पर समझा रही हूँ। टेक्निकल एस्टीमेट में क्या है, जो बेसिस है कि आप किस तरह से अप्लाइड कर रहे हो। दिस बेसिस इज अप्लाई टू अपोर्शन द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस है तो नंबर ऑफ बल्ब्स, वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह से आप टेक्निकल एस्टीमेट लगा सकते हैं। यूज्ड इन ईच डिपार्टमेंट, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में आप कितना जो है बल्ब लगे हुए हैं, कितनी वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर जाती है, उसके हिसाब से एस्टीमेट लगा सकते हो। जैसे अब इसका एस्टीमेट लगाने के लिए वॉट्स आपको थोड़ा ना पता चलेंगे, तो वो क्या करते हैं, सेपरेट मीटर्स लगवा लेते हैं कि जो मीटर रीडिंग है उसके हिसाब से उनको अपोर्शन कर लिया जाएगा। अगर नेक्स्ट देखो एयर गैस एंड वाटर एक्सपेंसेस, तो इसमें भी आप टेक्निकल एस्टिमेट्स कैसे लगाओगे, उनकी जो मीटर रीडिंग्स हैं उनको देखकर मीटर उसमें भी सेपरेट करके लगवा सकते हैं, ठीक है। अब आगे फर्स्ट पॉइंट से मैं दोबारा बता रही हूँ, ठीक है, ये आपको जो है दे रखा है नॉर्मल, आप देख सकते हैं। ये जो टेबल है, ये टेबल आपने पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। अगर आप प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं तो भी ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप थ्योरी कर रहे हैं तो भी ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको थोड़े एग्जाम्पल देने पड़ जाए तो आप एग्जाम्पल इस तरह से आराम से दे पाओगे। अब हम लोग वापस से आ जाते हैं। पहला पॉइंट है परसेंटेज और प्रोपोर्शन रिलेटिव टू डिपार्टमेंटल वैल्यूज ऑफ बिल्डिंग्स एंड प्लांट्स। इसमें क्या है, जो भी ओवरहेड बिल्डिंग्स या प्लांट से रिलेटेड होंगे तो उनकी रेशियो की आप वैल्यूज, किन किन रेशियो की वैल्यूज निकालोगे, रेंट के हिसाब से, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह से फ्लोर एरिया ऑफ डिपार्टमेंटल जो है बिल्डिंग्स हैं, तो जो बेसिस होगा फ्लोर एरिया कितना ऑक्यूपाइड किया हुआ है ईच डिपार्टमेंट में, वो यूज़ कर सकते हो। और एक इससे भी बेटर तरीका है कि अगर वहाँ पे वैल्यू दे रखी है बिल्डिंग्स की, यूनिफॉर्मली नहीं है, मेन इन्होंने बोला जो वैल्यू है बिल्डिंग्स की वो अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो उनके एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए लाइटनिंग, हीटिंग, रेंट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन आवर्स, कितने आवर्स लग रहे हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो आवर्स हैं मे बी डायरेक्ट लेबर आवर्स हो सकते हैं या मशीन आवर्स हो सकते हैं। तो सिंपल मेथड है व्हेन एंड इज यूज्ड व्हेन नो अदर अपोर्शनेट मेथड इज अवेलेबल। ये तभी यूज़ किया जाएगा, एक तो सिंपल मेथड है और दूसरी बात अगर कोई बेसिस ढंग का नहीं दे रखा, मतलब रिलेटेड बेसिस भी नहीं दे रखा, तो उस केस में इस मेथड को यूज़ किया जाएगा। कौन कौन से आवर्स ले सकते हो, डायरेक्ट लेबर आवर्स ले सकते हो, और दूसरा आप ले सकते हो जो मशीन में आवर्स हैं, यानी मशीन पर काम करते हुए कितना घंटा लगा। फिर है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ईच डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं उसके हिसाब से, अगर उनके एक्सपेंसेस खर्चे हैं, कैंटीन का एक्सपेंसेस, तो आप ले सकते हो कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं डिपार्टमेंट में, उसके हिसाब से उसको अपोर्शन कर सकते हो। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस हैं, वेजेस ऑफ टाइम कीपर्स, कॉमन रूम एक्सपेंसेस, ये सारे, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को यहीं तक का ही टॉपिक करा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।